जो मेहनत पर भरोसा रखते हैं वो किस्मत पर निर्भर रहने की बात कभी नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए प्रीवियस ईयर की सीरीज हमने शुरू की हुई है। उसी सीरीज में लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। अगर आपने पुरानी सीरीज को नहीं देखा है, पिछले 3 प्रश्न पत्र को नहीं देखा है, तो जाकर उनको देखें और फिर इस लेक्चर नंबर 4 यानी प्रीवियस ईयर नंबर 4 को आप देख सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन आप लोग सामने, यदि आपके मौलिक अधिकारों को हनन किया गया है तो ऐसा कौन सा अधिकार है जिसके खिलाफ नागरिक अदालत में अपील कर सकता है? तो बताएं क्या आंसर है। तो बताओ कौन सा अधिकार है जिसके तहत अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, उनको छीना जाता है, तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं? समानता के अधिकार के तहत, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के साथ, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो याद रखना भैया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत आप अपील कर सकते हैं। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहते हैं, मौलिक अधिकारों का कस्टोडियन कहते हैं, ठीक है, संरक्षक, ठीक है, यही है कस्टोडियन, यही है संरक्षक, यही है। और मौलिक अधिकारों और संविधान का भी अंतिम व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट ही भैया। तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 अपने आप में कोई अधिकार नहीं है, लेकिन बाकी जो 5 अधिकार हैं उनको बचाने के लिए है, ठीक है। अगर कोई हनन करता है सीधा सुप्रीम कोर्ट जाओ। आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस खेल को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष मान्यता दी गई? तो बताओ टेबल टेनिस खेलों को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना भैया 1988 में शामिल किया गया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लगातार शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़े भैया। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश? तो बताओ, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहे हैं, तो बताओ क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना भारत ही तो है, भारत है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से तो पहला आ चुका है भारत, ठीक है। तो याद रखना भारत है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? तो आपको ये भी याद रखना भी पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो ये सारी बातें याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कवंतनाक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने के लिए प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? कवंतनाक से नीचे तापमान को द्रव को परिवर्तित करने के लिए कवंतनाक द्रव किस में बदलेगा? गैस में ही बदलेगा। तो बताओ उसको क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? तो फिर गैस में बदलेगा तो वाष्प में ही बदलेगा, वाष्पीकरण कहलाएगा। तो कवंतनाक से नीचे तापमान में द्रव को परिवर्तित करते हैं, तो फिर वो वाष्प के थ्रू ही गैस में ही बनेगा, तो वाष्पीकरण होगा फिर, है ना। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो लाहौर में जब 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चले, निम्न में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य तो हमारा गुजरात है। तो याद रखना ये, निम्न में से किस माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण कराया? तो बताओ किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? बताएं जल्दी से। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो बताओ किसने करवाया था? तो याद रखना ये करवाया था बिमल शाह ने, ठीक है। बिमल शाह कौन था? चालुक्य वंश का शासक था, है ना। चालुक्य कह लो या बिमल शाह कह लो। तो चालुक्यों ने, जो बिमल शाह शासक था, इसलिए। तो याद रखना चालुक्य वंश के शासक बिमल शाह ने माउंट आबू मंदिर बनवाया था। कहाँ? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, माउंट आबू जैन मंदिर किसने बनाया? चालुक्यों ने। या ऑप्शन में जैसे आया हुआ है कि बिमल शाह, ये भी आ सकता है। दोनों में से कोई सा आ सकता है, जो भी आपको दिखे आप आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के न्यूनतम आयु योग्यता कितनी? बताओ। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। याद रखना। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP
पर किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। तो FCI खरीदता है ना, और वही रख रखाव करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी क्या होगा हिंदी में, भारतीय खाद्य निगम खरीदता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में कौन कौन शामिल है? तो भैया संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनता है संसद। तो आंसर क्या है ये? सिंपल क्वेश्चन। भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। दिल्ली हाई कोर्ट की पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की नहीं पूछ रहे हैं। तो बताओ, कभी उत्सुक में आके आंसर गलत कर दो। तो बताइए, दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो याद रखना 1966 में 31 अक्टूबर को हुई थी ना, 31 अक्टूबर 1966 में दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कर दी थी। तो याद रखना 1966 का एक्ट आया था ना इसके लिए, न्यायालय एक्ट। अगला क्वेश्चन, हाँ ये तो था, न्यायालय एक्ट ही आया था ना, दिल्ली उच्च न्यायालय एक्ट वही। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में है। तो बताओ 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून, तो बताओ किसके तहत? बीमा है, RBI पॉलिसी है, ये वित्तीय बजट जिम्मेदारी बजट प्रबंधन कानून, धन नीति है, वित्तीय सुधार और व्यय नीति है। तो बताइए क्या है प्यारे बच्चों? ये बताओ जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। FRB वो आया था ना, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट के लिए जो आया था ये प्रबंधन अधिनियम 2003। तो फिर ये वित्तीय सुधार और व्यय नीति थी ना सरकार की, तो यही है वित्तीय सुधार व्यय नीति। अगर पढ़ेंगे तो यहीं से आंसर आ रहा, समझ जाएंगे। ना कोई धन पॉलिसी, ना RBI पॉलिसी, ना बीमा है, ये वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून है। तो वित्तीय सुधार और व्यय नीति है, ये सरकार की व्यय नीति दिखा रहा है। बजट तो व्यय से आय और व्यय होता है ना, बजट तो व्यय नीति है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात, तो भैया 2011 की जनगणना पढ़नी है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो लिंग अनुपात कितना था? 1000 पर 1000 महिलाएं? बिल्कुल नहीं था। 1000 पर 1000 पुरुषों के पीछे पुरुष, ये क्या? ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो बताओ क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन देखो कितना बेतुका है। तो यही है ना, 943 थी 1000 रुपये। अगला है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? वेल्थ ऑफ नेशन भी अगर आपने पकड़ लिए तो किसकी? एडम स्मिथ की है ना, वेल्थ ऑफ नेशन। अगर आपको पता है द वेल्थ ऑफ नेशन, तो मैडम स्मिथ की है, पढ़ते हैं इकोनॉमी में। अगला क्वेश्चन, जिस दर पर RBI वाणिज्य बैंकों से ऋण लेता है, चलो RBI ऋण लेता है वाणिज्य बैंकों से और उसके बदले में धन को प्रभावित कर देता है, उस दर को क्या कहते हैं? वेतन दर कहते हैं, शेयर की दर कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। जिस दर पर RBI वाणिज्य बैंकों को ऋण प्रदान करता है, तो ऋण लेता नहीं, ऋण देता है, तो किस पर? रेपो दर पर देता है। रेपो दर है लिखा कहीं? तो बताओ, और उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, तो इस दर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे बताओ इस दर को प्यारे बच्चों? RBI लोन दे रहा है किसको? बैंकों को प्यारे बच्चों। तो बताओ क्या कहेंगे? तो याद रखना इसी दर को कहते हैं बैंक रेट, है ना। रेपो दर पे भी देता है, लेकिन इसमें लिखा है उसे बदलकर यह धन प्रभावित कर सकता है, तो फिर आंसर क्या है? बैंक रेट। तो बैंक RBI को लोन क्या था? रेपो रेट पे, रिवर्स रेपो रेट पे, बैंक दर पर, MSA पर, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ऑप्शन में से बैंक दर है, तो आंसर आ गया आपका। चेचक का टीका किसने विकसित किया? बताओ चेचक का टीका। तो बहुत क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में भी आता है कि चेचक का टीका किसने दिखाया हुआ है? तो जेनर का है ना, एडवर्ड जेनर ने किया था ना चेचक का विकास। हाँ, इसी ने किया था ना। और डेट भी क्या थी? अप्रोक्स 1800 के आसपास, 1796 की डेट थी। हाँ। अगला है, पाक जल मरुमध्य श्रीलंका को अलग करता है, भारत से अलग करता है। पाक स्टेट भारत और इसके बीच है ना। बंदीप और पाक स्टेट दोनों वही हैं, श्रीलंका और भारत में को अलग करते एक दूसरे से, ठीक है, जल संधि होती है। अगले क्वेश्चन तरफ चलूँ प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1944 में गांधीवादी योजना के गठन किया था? बताओ 1944 में गांधीवादी योजना लेके आए थे, गांधीयन मॉडल लाए थे ना। गांधी मॉडल, जब बहुत सारे मॉडल आ रहे थे पंचवर्षीय योजना के लिए, गांधी मॉडल जो आया था वो कौन लेके आया था भैया? वो लाए थे कौन? MN रॉय लाए थे, नारायण अग्रवाल लाए थे, तो भैया श्री नारायण अग्रवाल लाए थे, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी मॉडल था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, तो बताओ 2011 में भारत की साक्षरता दर क्या थी प्यारे बच्चों? बताएं, आंसर करें जल्दी से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो याद रखना भारत की साक्षरता दर 74 थी ना, 74%। तो यही तो थी 74.04, ऐसा ही तो कुछ। पुरुषों की 82 थी, है ना, महिलाओं की 65 थी, फिर पुरुष थी। अगर पुरुषों को पूछे पता पुरुष का इतना था, महिलाओं को 65% थी साक्षर महिला। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में लिबेरो, ये शब्द का प्रयोग होता है लिबेरो? टेनिस में है,
वॉलीबॉल में, तीरंदाजी में है, बैडमिंटन में है। बताओ लिबेरो शब्द किस में है? ठीक है, बताओ लिबेरो, बहुत इंपॉर्टेंट वे लिबेरो जो होता है ना, ये वॉलीबॉल में होता है ना, जब डिफेंस के लिए यूज करते हैं शब्द को, है ना, बचाव के लिए, तो लिबेरो ले लिया ना, डिफेंस। तो याद रखना ये। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था ना प्रोजेक्ट टाइगर। एलिफेंट कब आया? 1992 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। वीडियो को लगातार शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ें अपने साथ। तो अगला बंगाल विभाजन कब हुआ? प्यार और बच्चों वाला क्वेश्चन, 1905, है ना। घोषणा कब हुई थी? 20 जुलाई थी ना, 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन लागू कब हुआ? ये घोषणा है। लागू कब हुआ? लागू हुआ प्यारे बच्चों 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? तो 1911 में। 12 दिसंबर, जो भी आपसे पूछें आप आंसर कर देना तुरंत, 12 दिसंबर 1911 को रद्द। अगला क्वेश्चन, परमाणु संरचना पर काम करने के लिए 1922 में किसको नोबेल पुरस्कार मिला? बताओ। एटम बम के लिए, परमाणु संरचना पर काम करने के लिए किसको मिला था? तो नील्स बोहर को मिला था। नील्स बोहर इफेक्ट पढ़ा होगा ना आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बोहर इफेक्ट, अगर कोई केमिस्ट्री से पढ़ा है। भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह, तो बताओ। सक्रिय नहीं, सक्रिय, एक्टिव। तो एक्टिव उपग्रह कौन सा है भारत का पहला? तो बताओ भारत द्वारा पहला एक्टिव उपग्रह कौन सा था? तो पहला एक्टिव हमने आर्यभट्टा था ना हमारा, याद रखना, भारतीय, इंडियन था। निम्न में से कौन मुस्कुलोस्केलेटल RER, अब भैया बायोलॉजी का है दमदार। मुस्कुलेटल, अब देखें है क्या है, मुस्कुलोस्केलेटल, मुस्कुलो जो भी है मुस्कुलोस्केलेटल क्या है? बताओ ये RER। तो बताओ जल्दी से क्या आंसर है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बायोलॉजी का है। तो बताइए, सामान्य तौर पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं इसको। तो ये जब ये टाइपिंग गलत है ना, तो जब भी मैं कह रहा था ये ऐसा तो कोई शब्द होता ही नहीं है। RER क्या होता है? तभी दिमाग घूम रहा है ना। तो ये टाइपिंग मिस्टेक कर दी इतना, क्या बना दिया इसको। R से क्या बनेगा? ये है, ये होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ये शब्द। हाँ ये है रेटिकुलम, सतह से जुड़ा है। तो कौन सा? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम सतह से जुड़ा, RER से, यही है ना, एंडोप्लाज्म सतह से जुड़ा है। तो पता नहीं क्या, तो याद रखना ये ना, जब राइबोसोम की बात कर, बस राइबोसोम इससे जुड़ता है रेटिकुलम, तो यही है। तो ये गलत टाइपिंग है ना, टाइपिस्ट ने बहुत भारी मिस्टेक की है, तभी हम पकड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि इसमें हम जाते हैं ऑप्शन की तरफ, तो राइबोसोम है जो एंडोप्लाज्म एंटीकुलम से जुड़ा हुआ है ना, तो ये है। तो फिर RER राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने सविनय के आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो तमिलनाडु में कौन थे प्यारे बच्चों? तमिलनाडु में सी राजगोपालाचार्य थे, केरल में के कलप्पड़ थे, है ना, याद रखना। उड़ीसा में गोपचंद बंधु चौधरी थे। नागालैंड में रानी गार्डियो ने ली थी। उत्तर पश्चिम प्रांत यानी उस समय पंजाब में वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखना। किस देश को उगते हुए सूरज का देश भूमि कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन, उगते हुए भूमि का देश, उगते हुए सूरज की भूमि का देश, बताओ जल्दी से क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों। तो बच्चों वाला क्वेश्चन, जापान को कहा जाता है ना उगते हुए सूरज की भूमि का देश। अगला, भारत की सीमा इनमें से किस देश से जुड़ी है? तो बताओ। भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगी और किसी से नहीं लगी। आपातकालीन घोषणा शब्द का आपातकालीन स्थिति दर्शाता है, तो बताओ। आपातकालीन, राष्ट्रीय आपात, सतर्क आपात, राष्ट्रीय आपात, आपातकाल, आर्थिक आपातकाल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताओ क्या दर्शाता है प्यारे बच्चों। तो जो आपातकाल, तो हम रघुरे राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं, ये समझना। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को खालिस्तान में दिया गया है, तो बताओ बुद्ध के जीवन की घटनाएं किस में दी गई प्यारे बच्चों, जल्दी बताएं। तो जातक कथाओं में पुनर्जन्म, उसके जीवन की जो भी घटनाएं घटी, तो जातक कथाओं में है ना, जीवन की घटनाएं या पुनर्जन्म की कहानी भी आप कह सकते हैं। पुनर्जन्म की कहानियाँ भी हैं, पुनर्जन्म की कहानियाँ, या ये कह लो जीवन की घटनाएं। पुनर्जन्म की कहानियाँ, घटनाएं वही तो है भाई, कहानियाँ क्या, घटनाएं तो सुनाई जाती हैं, कहानियाँ या घटनाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, घटनाएं।
अगले क्वेश्चन तरफ चलूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान तारों में प्लाज्मा चरण की गठन करता है, तो बताओ प्लाज्मा चरण का तारों में कौन गठन करता है, तो बताओ जल्दी से क्या आंसर रहेगा प्यारे बच्चों, क्या आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि तारों में प्लाज्मा चरण के गठन के लिए का कारण बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो याद रखना। बहुत अधिक तापमान के कारण तारों में प्लाज्मा अवस्था का निर्माण हो जाता है, ये तो आप समझ रहे हैं, है ना। अब जो प्लाज्मा क्या होता है, ये एक ऐसी अवस्था है जो गैसों के समान होती है, एक चौथी तरह की अवस्था है ना ये। तो क्या होगा, बहुत अधिक तापमान पर होगा ये, है ना, तो ये गैस जैसी अवस्था हो जाएगी। तो तारों को प्लाज्मा चरण में पहुंचने के लिए बहुत अधिक तापमान की अवस्था होगी प्यारे बच्चों, अवस्था होगी यानी आवश्यकता होगी, है ना। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने वाले अपराधी के लिए स्पष्टीकरण मिलता है, तो बताओ किस अनुच्छेद के तहत सूचना के अधिकार को अपराध के लिए गिरफ्तार, तो सूचना के अधिकार को अपराध माना गया है, तो बताओ किस अनुच्छेद में, तो याद रखना अनुच्छेद 22 में। तो सूचना के अधिकार को अपराध के लिए, तो सूचना का अधिकार है हमारे पास, अपराध नहीं है वो, तो ये किस में है, उसका स्पष्टीकरण अनुच्छेद 22 में। उज्बेकिस्तान की राजधानी, ताश खेलोगे तो उजड़ जाओगे, तजाकिस्तान है उज्बेकिस्तान की, याद रखना। खालिस्तान 2018 राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर था, तो बच्चे 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर भी बताना मुझे आप, तो क्या आंसर है उसका जो भी है, लेकिन 2022 का जरूर याद रखना, 18 का जो था हम बात नहीं करें। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड क्या था, तो पहला क्या था, लाफिंग बुद्धा। दूसरा कौन सा था, दूसरा था शक्ति 2, है ना, दूसरा शक्ति 2 था। अगला है, यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खालिस्तान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदस्य की सीट सदन में रिक्त हो जाएगी। 60 दिन तक नहीं रहोगे, लगातार एब्सेंट रहे बिना सूचना के तो सदस्यता रद्द। प्यारे बच्चों, लोकसभा से राज्यसभा से कॉन्सेप्ट है वैसे, है ना, लोकसभा में भी हो जाता है। सचिन तेंदुलकर के लिए होता है ना, एब्सेंट रहे थे वो लगातार। अगला क्वेश्चन है, अमरावती की वास्तुकला का संबंध इनमें से किस राज्य में, अमरावती, तो अमरावती आंध्र प्रदेश में, भैया याद रखना। अमरावती कहाँ उभरी, आंध्र प्रदेश में। मूर्ति कला शैली है, वास्तुकला शैली है, गांधार कला शैली है एक, और एक कौन सी है, मथुरा कला शैली। एक अमरावती मथुरा बोली, आंध्र प्रदेश की है, मथुरा यही है। गांधार पाकिस्तान की तक्षशिला रिलीजन की है, 3 अलग अलग। ये दोनों का विकास हुआ था कनिष्क के समय, याद रखना, कुषाणों के समय मूर्ति बनाने की कला है, और ये सातवाहनों के समय विकसित हुई थी। पेपर में मिल जाएंगे अगली बार इनमें से कोई क्वेश्चन, तो याद रखना मिल सकता है। निम्न में से किस नदी को दुख की नदी कहा जाता है, दुख की नदी मतलब आप कहते हैं शोक की नदी, तो शोक कौन सा भी है, किसमें बाढ़ आ जाती है प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ क्या आंसर रहेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा भैया, किसको कहेंगे दुख की नदी, दामोदर है ना, बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को, है ना। अच्छा एक और है, बिहार का शोक कहते हैं प्यारे बच्चों, तो वो भी शोक की नदी के नाम से आ सकती है, वो है कोशी नदी। तो अब दामोदर आई है तो कोशी भी आ सकती है, इसको भी शोक की नदी कहते हैं, दुख की नदी। पिट्यूटरी ग्रंथि जुड़ी हुई है, तो बताओ पिट्यूटरी ग्रंथि किससे है, तो मस्तिष्क से जुड़ी, मस्तिष्क से होती है, ग्लूकोमा से, फेफड़ा से, अग्नाशय से। तो बताइए क्या आंसर करेंगे आप लोग, तो मस्तिष्क से होती है, तंत्रिका तंत्र से पिट्यूटरी ग्रंथि, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक अधिकारिकता को समाप्त कर दिया, तो बताओ किस चार्टर में एक अधिकार समाप्त हुआ था। पहले कंपनी शासन कर रही थी, फिर उसको हटा दिया गया कि भैया आप और भी शासन वो करेंगे, आप सिर्फ चाय और चीन के साथ व्यापार कर लो और कुछ नहीं करोगे। तो बताइए एक अधिकार समाप्त हुआ, जल्दी बताएं क्या आंसर होगा प्यारे बच्चों। बिल्कुल सब जानते हैं, 1813 का चार्टर एक्ट था वो। निम्न में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो बताइए किस प्रणाली को अंग्रेजी साहित्य का, हंटर कमीशन को, मैकाले सिमरन पत्र को, वुड डिस्पैच को, या रिले रिपोर्ट को। तो याद रखना भैया, चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था ना 1854 में आया था, उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा। शिक्षा के लिए आया था ना ये चार्ल्स वुड डिस्पैच, तो याद रखना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में पढ़ाने के लिए आ रहा था। तो ये था कि हायर एजुकेशन में क्या इंग्लिश लेके आएंगे, वही तो था।
निम्न में से, अच्छा एक और मैग्ना कार्टा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, ये तो अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा है। वुड डिस्पैच भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्या, भाग 3 है मौलिक अधिकार, याद रखना। निम्न में से, ये शब्द वैसे मैग्ना कार्टा ब्रिटेन का ही है। निम्न में से कौन भाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है? नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को बनाते हैं ना भाला फेंक देगा, तो याद रखना। अगला क्वेश्चन 7 अगस्त ही तो है या 1 अगस्त, देख लेना, चेक कर लेना, थोड़ा क्रॉस चेक करें। आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो बताओ। इमरजेंसी के समय भी किसको नहीं कर सकते बताएं? 20, 21, 22, 23, तो भैया 20, 21 को नहीं कर सकते और सब निलंबित हो जाते। 20, 21 आप इमरजेंसी में भी नहीं होते। सजावटी हस्तलेखन के निर्माण की संरचना को क्या कहा जाता है? सजावटी, पेंटिंग, पांडुलिपि, सुलेख, डिजिटल कला। तो सजावटी हस्तलेख के निर्माण की संरचना, तो बता, हाथ से सजावटी होता है तो उसको क्या कहते हैं? पेंटिंग, पांडुलिपि, सुलेख कहते हैं या डिजिटल कला कहते हैं? बताओ जल्दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। तो सुलेख कहते हैं ना, सुलेख लिखो एकदम साफ साफ। हस्तलेख होता है सजावटी, सजा के लिखते हैं ना, उसको सुलेख कहते हैं कि भैया लिख दो मेरा सजावटी सुलेख। हस्तलेखन को सजावटी जो लिखा जाता है उसको कहते हैं सुलेख। मानव अंगों में कौन आवाज़ उत्पन्न करता है? तो बताओ, मानव अंगों में कहाँ से आवाज़ आती है? फेफड़ों से, कान की पर्दा से, गला से, टिक्रिया से? तो ट्रिकिया से भी नहीं आती, तो बताओ किससे आती है प्यारे बच्चों आवाज़? तो याद रखना, गला आवाज़ करता है प्यारे बच्चों, याद रखना, ठीक है। मानव आवाज़ की प्रकृति, अब गला ना मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ ही तो हो रही है, तो गला ही तो आवाज़ कर रहा है, तो आवाज़ की उत्पत्ति यहीं से होती है। अगला, निम्न में से कहते हैं गला खराब है तो आवाज़ खराब हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? मूल भारतीय खेल है, मूल है ना, मूल भारतीय खेल है, बताओ। क्रिकेट है, जूडो है, रग्बी है, खो खो है? तो भारतीय मूल का खेल कौन सा है? तो भारतीय लोग तो खो खो खेलते थे, है ना, हम तो खो खो ही तो खेलते हैं। क्रिकेट जूडो फूडो तो बाहर से आए हैं ना, हम तो खो खो खेलते थे। जब कोई वस्तु एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब कोई वस्तु निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरती है तो ऊर्जा में क्या होगा? ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऊर्जा में कमी होगी। स्थित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ऐसा होगा, या स्थित ऊर्जा बढ़ती है? तो क्या होगा बताओ जल्दी से, क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया स्थित ऊर्जा घटेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, है ना। ऊपर से नीचे के तो गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए ना, तो ये आंसर है। अगर दिमाग भी लगाओगे तो वो नीचे के ट्रेवल करे तो गति तेज होगी, स्थितिज ऊर्जा जो हॉरिजॉन्टल वो कम होगी, तो क्या होगी? गतिज ऊर्जा तेज होगी, स्थित ऊर्जा घटेगी, यही आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, पॉलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, ओके जी नहीं है, वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है, ये भी ठीक बात है, चलो मान लिया नहीं है। ऐसे व्यक्ति को अधिकतम अवधि के लिए प्रधानमंत्री के रूप में, अच्छा प्रधानमंत्री बनाए उसको, तो कितने महीने तक रह सकता है वो 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं। कब तक रह सकता है प्यारे बच्चों? 6 महीने, 6 हफ्ते तक रहेगा या सिर्फ 6 महीने तक रहेगा? बताओ जल्दी से, क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप पे मैंने छोड़ दिया, आप 2 ऑप्शन दे दिए, 6 महीने, 6 हफ्ते तक या सिर्फ 6 महीने तक? तो बताओ जल्दी से, क्या आंसर रहने वाला है बच्चों? जल्दी से बताओ क्या आंसर इसका रहेगा। तो याद रखना 6 महीने 6 हफ्ते तक रहेगा ना, टाइम मिलेगा उसके बाद, है ना। तो याद रखना 6 महीने 6 हफ्ते तक, ठीक है, तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर फिर भी नहीं है तो फिर उसका समाप्ति अंतिम होता है, 6 महीने 6 हफ्ते। अगला क्वेश्चन, जिम्नास्टिक के जनक, ये क्या है? रो क्या होगा ये क्वेश्चन? जिम्नास्टिक के जनक किसको कहा जाता है? बताओ किसको कहा जाता है? ऐसा हो किसे कहा जाता है? तो जिम्नास्टिक के जनक कौन है बताओ? जिम्नास्टिक के जनक, जिम्नास्टिक के जनक कौन है प्यारे बच्चों? जल्दी बताओ। तो याद रखना फ्रेडरिक रुल्बिन जॉन है ना, आधुनिक जिम्नास्टिक के जनक यही है, जर्मन के रहने वाले, जर्मनी के हैं ये, जर्मन है, जर्मनी के। अगला क्वेश्चन है, सभी प्रतियोगियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित, निर्वाचित और निर्देशित किया जाता है। तो बताओ भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित भी किया जाता है, निर्वाचित भी किया जाता है और निर्देशित भी किया जाता है किसको? न्यायपालिका को, भारतीयों को भारत सरकार द्वारा। तो किसके माध्यम से? न्यायपालिका के से, मुख्यमंत्री से, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद के माध्यम से? किसके द्वारा करते हैं भैया? संसद के माध्यम से। सब कानून वानून बनते ना उधर ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए
तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, आपके सामने टेलीग्राम चैनल का बार कोड है, इसको स्कैन करें और शुक्रिया सिविल सर्विस की ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाएं। इससे पहले भी भैया 3 प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं एसआई और कांस्टेबल के लिए, आरपीएफ के लिए, तो उनको भी जाकर देखें भैया। उसके बाद इसको भी देखें, इस वीडियो को भी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दो। आपका जो भी फ्रेंड है आरपीएफ की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कर दो। शिक्षा जितना फैला होगा उतनी बढ़ेगी प्यारे बच्चों। और भी इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं। जो भी आपको वीडियो इम्पोर्टेंट लगती हैं, आप किसी ग्रुप, जो एजुकेशन ग्रुप है, आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। आपसे रिलेटेड है तो जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।